Right, everyone. First of all, excuse me for my sore throat, please. बीच बीच में जो गायब हो उसको लिप रीड से गेस कर लेना. ओके. सो अभी हम यहाँ पे सेकेंड सेशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का. इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करेंगे आज. कल तक हमने क्या समझा था, एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं. व्हाट हैव वी अंडरस्टूड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या है, कोई आइडिया दे सकता है मुझे? What is electric potential of a point in an electric field? Can that be defined? नोटबुक में से रीड नहीं करना है. नहीं. Electric potential at a point in an electric field can be defined as the work done. कितना काम कर रहा है वो in bringing a unit positive charge from infinity to that point. मेरा पोटेंशियल वो होगा जब इन्फिनिटी पे रखे किसी यूनिट चार्ज को मैं अपनी तरफ एक पुल करके यहाँ पर ले आती हूँ, तो दैट इज माय पोटेंशियल. जितना काम मैं करूंगी उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू माय पॉइंट एट माय पोजीशन लेकर आने में, दैट विल बी डिफाइंड एज माय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अंडरस्टूड? आ रही है सबको बात समझ में? नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? दो पॉइंट्स है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस in or you can say the work done in moving a unit positive charge from one point to other. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने में जो काम होता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट. राइट और नॉट एवरीवन? सिंपल और नॉट? याद कर लो, इस डेफिनेशन को एग्जाम में जरूर आएगी कि मोस्टली बच्चे गलत लिख कर आते हैं. उसके बाद हमने ये भी समझा था कि पोटेंशियल होता क्या है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप किसी चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन कर रहे हैं, अगर वो चार्ज यूनिट चार्ज है तो जो भी वर्क डन हो रहा है उसे मूव कराने में, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हमने इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया था. पीडी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू से. राइट. और चार्ज के बारे में हमने लास्ट क्लास में क्या बात पढ़ी थी कि सबसे छोटा जो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 which is existing on वन इलेक्ट्रॉन. वो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है. और अगर इसके और कोई चार्जेस एग्जिस्ट करने हैं तो दे आर ऑलवेज इन मल्टीपल्स ऑफ दैट. इसे समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, अभी आएगा क्या रे एग्जांपल आगे. फॉर्मूला इज क्यू इज इक्वल्स टू एनी. कि जो भी चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं ना, देखो जो समझा रही हूँ लिख भी देती हूँ इस बात को, अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. क्यू इज इक्वल्स टू एनी फॉर्मूले को. तो इसे याद कैसे करते हैं? मेमोरी ट्रिक इज क्यू नहीं, क्यू नहीं, क्यू नहीं, ऐसे करके याद करते हैं. ठीक है. तो क्यू इज इक्वल्स टू एनी. व्हाट इज क्यू इज इक्वल्स टू एनी? क्यू इज इक्वल्स टू एनी सेज कि जो भी टोटल चार्ज होगा किसी भी चीज का, दैट विल बी एन नंबर ऑफ टाइम्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स. कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 18 into number of electrons is equals to the total charge. क्या कहना चाह रही हूँ? मैच बॉक्स इमेजिन कर लो एक इलेक्ट्रॉन को. आप कभी लेने जाते हो शॉप पे तो कभी ऐसा लेते हो, अंकल प्लीज गिव मी 10 मैच स्टिक्स, 20 मैच स्टिक्स. डू यू एवर आस्क लाइक दैट? व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी दैट यू आर बाइंग फॉर अ मैच स्टिक? one matchbox, right or not? One matchbox is the least that you can buy in a matchstick, right? उससे कम a shopkeeper won't give you. So this is quantization of matchstick. आपको you will always get that in that bundle, right? तो अगर that bundle is the least quantity, if I ask I am getting 200 matchsticks, so how are those 200 matchsticks possible? Those number of matchsticks in one matchbox into the number of matchboxes that I have. Right or not, everyone? Clear or not?
तो जब आप मैच स्टिक्स को क्वांटाइज कर सकते हो कि इतनी मैच स्टिक्स टुगेदर इज वन मैच बॉक्स, और वो मिनिमम नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है दैट यू कैन बाय। और अगर आपको मैच स्टिक्स बाय करनी है तो हमेशा मल्टीपल्स ऑफ मैच बॉक्स के अंदर जो मैच स्टिक है वही मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स में। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चार्ज कहीं मिलेगा तो दैट विल ऑलवेज बी क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज द मिनिमम चार्ज पॉसिबल, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। आ रही है बेटा बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? ओके, अभी इस पे एक फॉर्मूला भी सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। अब हम समझने जा रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन्स के डायनेमिक फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तब तक इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे ही यू हैव स्विच्ड इट ऑफ, सर्किट ब्रेक किया, मतलब सर्किट ओपन कर दिया, जैसे ही सर्किट ओपन कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद मतलब देयर इज नो मोर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, राइट? आ रही है बात सबको समझ में? तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मतलब चार्जेस का फ्लो। तो कितने चार्जेस पर यूनिट टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं हम उसे करंट कह रहे हैं। अगेन ऐसा नहीं लग रहा जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात हो रही है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड, राइट? चार्जेस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यूनिट टाइम में कितना हो रहा है? दैट इज करंट। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? आई बात समझ में सबको कि नहीं आई? ओके, तो अगर मैं इसी बात को जो मैंने अभी आपको समझाया कि कितने चार्जेस पर यूनिट टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मुझे इसे ही मैथमेटिकली लिखना है तो आई कैन राइट दैट एज आई क्यू बाई टी। इसे कैसे याद करते हैं? आई क्यू थी, आई क्यू थी, राइट? मेमोरी ट्रिक्स है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, इसलिए याद करना पड़ेगा इसे। ओके, तो इट्स आई क्यू बाई टी। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, सो आई क्यू थी। ओके, so q by t. Now q is the charge moved per unit time. I is equals to q by t. Right everyone? ये लिखा वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इसे एक बार जरा लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। The electric current is a flow of electric charges. So sorry बच्चा। Called electrons in a conductor such as a metal wire. एक मेटल कंडक्टर है, उसके अंदर से पर यूनिट टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कितने चार्जेस इन ऑल पर यूनिट टाइम में इस कंडक्टर से पास हो जाएंगे, दैट विल बी द करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? द SI unit of electric current is ampere, so the current is measured in ampere. जनरली एग्जाम में डिफाइन करंट नहीं आएगा, डिफाइन 1 एम्पियर आएगा। उसको डिफाइन करना इज इट टफ? नो, इफ यू नो दिस फॉर्मूला, नो। 1 ampere. So you will say the current traveling in a conductor can be defined as 1 ampere or can said to be 1 ampere if 1 coulomb charge is traveling per unit time. Understood or not? आसान है ना डिफाइन करना 1 एम्पियर? आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, सब में 1 1 का वैल्यू पुट करना है। चले अभी आगे। सो देखो यहाँ पे when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor, अभी इसकी बात करती हूँ, ये क्या है?
in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere. Understood everyone or not? Clear है ना ये बात सबको? Okay. Now what does this mean? Any cross section of conductor. Cross section क्या होता है? कितना कितना थिक ल्यूमेन है उस कंडक्टर का, मतलब कितना वाइड माउथ है. जैसे अगर मैं एक ये कंडक्टर बना रही हूँ और एक ऐसे, तो I'll say this has got a bigger cross section. This has got a smaller cross section. Sorry. This has got a bigger one. Understood or not everyone? Of any cross section मतलब it doesn't matter कि कंडक्टर का width क्या है, उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है करंट. तो आप किसी भी क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर में से आप कितना करंट पास कर रहे हो, मतलब आप कितना चार्ज फ्लो करा रहे हो पर यूनिट टाइम. तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू बी रिटन बेटा. अभी क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी जब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ोगे तो समझोगे कि रेजिस्टेंस बदल जाती है जैसे ही आप क्रॉस सेक्शंस बदल देते हो, राइट? अच्छा, अब ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए? न्यूमेरिकल्स में जनरली ये यूनिट्स नहीं आते, लेकिन ये यूनिट्स एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. तो 1 मिली एम्पियर इज मिली एम्पियर. मिली एम्पियर इज 10⁻³ एम्पियर. एम्पियर को कैपिटल ए से लिखते हैं. फिर 1 माइक्रो एम्पियर is 10⁻⁻⁶. ये दोनों नोट कर लो, कहीं आएगा न्यूमेरिकल में यूज तो यूज भी करेंगे, वैसे जनरली नहीं आता. चलिए अभी आगे. Okay, the device which measures current is called as ammeter. Why ammeter? It is sounding similar to ampere, right or not? So ammeter. Ammeter is a device which is used to measure the current. अब ये जो current measuring device है, this is always connected in series with the circuit. देखो यहाँ पर. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये कंडक्टर है, पैरेलल कनेक्ट करना मतलब यहाँ से दो अलग वायर्स पुल करना, और यहाँ वोल्ट मीटर लगाते थे हम, राइट और नॉट? है ना? एमीटर लगा है सीरीज में, उसके साथ एंड टू एंड. आई बात समझ में? तो अब हम यहाँ पर एक ये बात समझेंगे कि इसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं. मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर दी थी क्या कल की सबसे, मॉर्निंग सेशन की? नहीं की ना? अभी कर देती हूँ, अभी आज ही, अभी क्लास के बाद ही करती हूँ. तो बेटा ध्यान से सुनो, ये एक न्यूमोनिक है जो याद करना है आपको, सिस एंड पिड. ठीक है? सिस ऑफ पिड, पिड इज अ सिस, कैसे भी करके याद कर लो. सिस एंड पिड आर दी टू कीवर्ड्स. सिस से सीरीज में I is same, and what is I? Current, right? अगर I same है सीरीज में, that means इसका रिवर्स is also true. सीरीज में V, potential difference is different. On the contrary, when I say PID, means parallel में I is different, मतलब current is different. On the contrary to this, series, sorry, parallel की बात कर रहे हैं ना अभी. अगर parallel में I is different तो parallel में B is same. Right everyone or not? अब इसे मैं आपको एक बार लिखकर समझाती हूँ कि क्या बता रही हूँ.
मैं एक सर्किट बना रही हूँ, ये एक रेजिस्टेंस लगाया है मैंने, आप चाहो तो यहाँ पर कोई गैजेट समझ सकते हो। सबसे पहले मुझे कौन आइडेंटिफाई करके बताएगा कि ये गैजेट ए और बी दोनों सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में? हम पहले वाई पैरेलल, तेजस? मैं क्योंकि उसका डायग्राम ही ऐसे बनता है पैरेलल का। अच्छा, वाह मैम वाह वाह वाह, व्हाट अ मैम रीजन, दोनों वाह 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 वाह। एंड्स, दोनों के दोनों एंड्स आर कनेक्टेड। कनेक्टेड टू व्हाट? मैम कनेक्टेड डिफरेंट वायर। टू द बैटरी। बैटरी बेटा, ड्रॉ करो, ए का पॉजिटिव एंड ड्रॉ करो, ये रहा बैटरी के पॉजिटिव एंड। नेगेटिव एंड ड्रॉ करो, एक सिंगल लाइन से जा रहा है ना बैटरी के पास। बी का ड्रॉ करो, दोनों ने होल्ड कर रखा है ना बैटरी को, मतलब बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है दोनों, मतलब। तो दिस इज अ पैरेलल सर्किट, जहां आप एक लाइन से ड्रॉ कर पाओगे बैटरी तक का रास्ता, बीच में बिना कोई और गैजेट आए। दैट इज अ पैरेलल सर्किट। जहां पर आप एक ए से ड्रॉ कर रहे हैं, देखो बैटरी टच हुआ, बी से नहीं टच हुआ ना, ए नहीं टच कर पाया नेगेटिव एंड को बैटरी के। ऐसे ही बी का नेगेटिव एंड तो बैटरी को टच कर रहा है, पर पॉजिटिव एंड तो टच नहीं कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इन सीरीज। समझ में आया सीरीज और पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई करना है? अब ध्यान से देखो, ये जो न्यूमोनिक है इसका क्या मतलब है बच्चे? इसका मतलब है व्हेन आई से सीरीज में आई इज सेम, इसका मतलब इसको जो आई मिल रहा है और इसको जो आई मिल रहा है वो टोटल सर्किट का करंट है। सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो करेगा वही गैजेट ए को भी मिलेगा, वही गैजेट बी को भी मिलेगा। तो सेम करंट मूव कर रहा है सीरीज में, आई इज सेम का ये मतलब होता है। तो मैं इसीलिए आई के इनिशियल्स को चेंज नहीं कर रही हूँ, टोटल करंट के लिए भी आई यूज कर रही हूँ और ए और बी के लिए भी आई ही यूज कर रही हूँ। आई बात समझ में? नाउ व्हेन आई से सीरीज में V इज डिफरेंट, इसका मतलब जो इस सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का नहीं होगा, दोनों का अलग अलग होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू V1 और इसकी वैल्यू V2 कह सकती हूँ मैं, या फिर VA VB भी लिख सकती हूँ, वो आपकी मर्जी है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? लेकिन एक बात ट्रू है, अगर ये एक क्लोज्ड सर्किट है और बीच में और कुछ नहीं है, तो VA प्लस VB विल बी इक्वल्स टू द टोटल V। समझ में आया? इसी का ही अगर ये 10 है पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट और इसे 6 वोल्ट मिल रहा है, तो बिना कैलकुलेशन के ये 4 वोल्ट ही है। आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? जिसने अभी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे जितने बच्चे कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, बाद में मत रोना कि इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हाथ नहीं आ रहे मैम। कुछ भी कर लोगे नहीं आएंगे बाद में समझ। जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे हैं, अभी लखमीर सिंह का थर्ड सेट ओपन करके देख लेना। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल और ऐसे ऐसे डायग्राम है, कुछ समझ में नहीं आएगा उसमें क्या हो गया। इसीलिए सब आईज ब्रेन यहाँ फोकस करके प्लीज पढ़ लो। आर्यादित्य और अगम, मुझसे डाउट्स पूछोगे ना तो स्पेशली योर नेम है, दोनों का नेम इज इन द लिस्ट, जहाँ डाउट्स क्लियर नहीं करूंगी इलेक्ट्रिसिटी के। रोते रहना बाद में कि गए 5 मार्क्स एग्जाम में। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अब यही चीज पैरेलल के लिए करते हैं। व्हेन आई से पैरेलल में आई इज डिफरेंट, तो इसका मतलब सर्किट में जो टोटल आई था वो सेम आई ए और बी को नहीं मिल सकता। यहाँ पर आई ए कह लो उसे और यहाँ पर आई बी। लेकिन ये बात ट्रू है कि जो टोटल आई होगा उसी के ही फ्रेगमेंट्स है आई ए और आई बी। मतलब आई ए प्लस आई बी विल बी इज इक्वल्स टू द टोटल आई इन द सर्किट। अगर मैं ये कह रही हूँ 10 एम्पियर है और ये 6 एम्पियर है आइए, तो बिना कैलकुलेट किए ये 4 एम्पियर है। आ मैम रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? मैम ऐसा क्यों उनको डिफरेंट आई क्यों मिलते हैं? अभी 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 आएगी बारी, आएगी। बहुत कम बच्चे हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये इस साल
सारा एक बच्ची हो गई जिसने ये बात मुझसे पूछ ली, 5 साल बाद लास्ट ईयर का विश ने पूछी थी। अभी समझाऊंगी बेटा, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा कि क्यों होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये 11th क्लास में समझ में आता है। लेकिन जो बच्चे क्यूरियस होते हैं उन्हें समझाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कराती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्यों। ओके, तो मैंने आपको भी क्या बताया कि पैरेलल में आई इज डिफरेंट। इसका मतलब अगर दो गैजेट्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो उन्हें जो टोटल सर्किट का आई है वो सप्लाई नहीं होगा, अलग अलग आई होगा, जो कि दोनों टोटल आई का पोर्शंस होंगे। और आई ए और आई बी का टोटल इज इक्वल्स टू टोटल करंट के ही इक्वल होने वाला है। अंडरस्टूड दिस और नॉट? व्हेन आई से पैरेलल में V इज सेम, इसका मतलब जो भी टोटल V होने वाला है वही सेम V ही यहाँ होगा और वही सेम V ही यहाँ होगा। आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? जिसे समझ नहीं आई यही पूछ लो, क्योंकि बाद में कुछ समझ में आने वाला नहीं है इसके आगे। आ गया समझ में कि नहीं आया सबको? सिंपल न्यूमोनिक है, अगर Could डायग्राम you explain आइडेंटिफाई कर ले। what I and B are again, ma'am? बेटो I is the symbol for current. Yes, ma'am. So when you write only I, that is the total current in the circuit, beta, Yes, ma'am. which this battery is producing, right? Yes, ma'am. लेकिन IA and IB is the current supplying to only through this chain. Yes, ma'am. मतलब यहाँ पर आकर यहाँ तक तो टोटल आई ने ट्रैवल किया। अब आई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ एक डिफरेंट आई ट्रैवल कर रहा होगा और यहाँ पर दूसरा। दोनों को अलग अलग करंट सप्लाई हो रहा होगा। Yes, ma'am. दोनों को अलग करंट क्यों? क्योंकि हो सकता है इन दोनों डिवाइसेस की रेजिस्टेंस अलग हो। अब रेजिस्टेंस क्या है अभी वो समझाया नहीं है, तो अभी बात करूंगी उनकी। अभी के लिए पहला कॉन्सेप्ट इज कि अगर मैं पैरेलल सर्किट बनाती हूँ तो आई इज डिफरेंट, सेम आई सप्लाई नहीं होता। अगर आप फॉरेन करिकुलम को स्टडी करो ना, एनालिसिस करो, तो जैसे आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 1 10th में दे दिया गया है, फॉरेन करिकुलम में 9th और 10th में डिस्ट्रीब्यूटेड आता है वो। तो पहला 9th का पोर्शन सिर्फ इतना ही है, बस इतना सा ही होता है कि ये समझाया होता है कि आपको टोटल आई जो है वो 20 एम्पियर है, ये 14 एम्पियर है, तो बताओ आई भी क्या होगा? 20 माइनस 14, 6 एम्पियर्स, राइट? तो इतना ही कॉन्सेप्ट ईयर 9 के फॉरेन करिकुलम में होता है। 10th में अब वो आता है जो अब हम करने जा रहे हैं। इतनी बात आ गई ना सबको समझ में? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब मैंने आपको ये समझाया कि स्थिरता कहाँ से शुरू हुई थी स्टोरी की। एमीटर हमेशा आप सीरीज में लगाते हैं, and emitter is a low resistance device on the contrary to voltmeter. opposite was voltmeter was a हाँ, high resistance device। वोल्टमीटर चाहता ही नहीं था मेरे अंदर से कोई करंट क्रॉस करे, क्योंकि मेरे अंदर से करंट क्रॉस करेगा, मैं पैरेलल हूं तो मैं कोई करंट कंज्यूम कर जाऊंगी तो सर्किट का करंट खराब हो जाएगा, राइट? When I am a voltmeter and I am connected to a circuit, parallel things they don't get the same I, they get the I different। तो मेरे और जो एक्चुअल गैजेट है उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जबकि मेरा काम करंट कंज्यूम करना नहीं है, मेरा काम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। इसीलिए वोल्ट मीटर को एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बना दिया गया है, ताकि वो कोई आय वेस्ट नहीं कर रहा हो। मैम हाँ बट जी, एमीटर भी तो चाहेगा कि वो कोई करंट कंज्यूम ना करे। वो चाहेगा कि पूरा करंट उसके अंदर से क्रॉस कर जाए, तभी तो वो करंट की करेक्ट रीडिंग बताएगा। तो इसीलिए उसे एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस बनाया है। सीरीज में आई इज सेम बेटा, जो आई इससे मिल रहा है वही आई इससे भी मिल रहा है, तो इसमें से क्रॉस करके कोई आई फिनिश होने वाला नहीं है इस गैजेट के लिए। तो इट वांट्स की कंप्लीट आई शुड पास थ्रू इट। व्हाई? क्योंकि वो कंप्लीट करेक्ट रीडिंग दे सके आई की। तो इसीलिए एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? क्लियर है ये सबको कॉन्सेप्ट? चलें अभी आगे। ओके।
ओके आगे चलते हैं। चलो ये फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 1 लिख लो चैप्टर में। An electric bulb draws a current of 0.25 ampere. तो given I करंट कॉमा I, अगर वेयर नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे फिजिक्स में। अगर वेयर लिखना चाहते हो तो I इज इक्वल टू दिस, टाइम इज इक्वल टू दिस, ऐसा करके फिर वेयर लिखना पड़ेगा। तो करंट I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर का सिंबल ऑलवेज कैपिटल केस। टाइम T is equals to 20 minutes, which should be in seconds always. So 20 into 60. Right? Calculate the amount of electric charge. Q you need to calculate. मैम कौन सा 300 फॉर्मूला? इंग्रेडिएंट्स क्या है? किस फॉर्मूला क्या है? I is I equals to QT. QT. मैम 300 कूलम 25 ampere. 0.25 ampere is equals to Q by 1200. Oh. मल्टीप्लाई करो 12 into 25 is equals to Q. सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा बच्चे। अंडरस्टूड और नॉट? सॉल्व कर लो। वो इसका चार्ज, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हो गया सबको? आगे की क्वेश्चन समझ में? ठीक है। ओके, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी बिट्टू। मैम जो पैरेलल कनेक्शन में दे गेट डिफरेंट आईज सो उसमें मैम is the two wires same for both the parallel connections, same as the socket, or is the wire different? देखो आई विल एक्सप्लेन, अगर आप फिजिकली समझना चाहते हो इस चीज को तो। मान लेते हैं कि ये मेरा बैटरी है, यहाँ से आई हैव कनेक्टेड अ बल्ब। तरीके से, राइट? अब मुझे वोल्ट मीटर अटैच करना है। मैं क्या करूंगी, यहाँ से वायर को स्क्रैच कर दूंगी, उसके ऊपर से उसका इंसुलेशन। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, वायर का अंदर से न्यूड वायर बाहर आ जाएगी, राइट? मेटालिक कॉपर वायर बाहर आ जाएगी। यहाँ पे ऑफ अ वायर जिसका कि कॉपर पार्ट स्क्रैच था ऑलरेडी, उसे यहाँ से टाई कर दूंगी, और ऐसे यहाँ से भी, और यहाँ पर। तो वायर का पीस तो डिफरेंट है ना बेटा, जो यहाँ से निकल रहा है। लेकिन अगर आप ये पैसेज देखो तो ये पैसेज एक्चुअली बैटरी को टच कर रहा है। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? Ma'am, I'm asking property wise, will it also be a copper wire only, like उसकी resistance same होगी कि ज़्यादा होगी? नहीं बेटा, देखो अगर आप जनरली इन सब सर्किट्स में कॉपर वायर यूज होती है, लेकिन जो बेस्ट करंट कैरियर है ना, वो है सिल्वर। लेकिन सोचो अगर सिल्वर की वायर्स होंगी तो
लोग घर में चोरी नहीं करेंगे, घर की वॉल्स में चोरी करेंगे। कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा वायरिंग, है ना? कोई छोड़ेगा घर की वॉल्स को? तो इसीलिए सिल्वर वायरिंग नहीं की जाती है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। कॉपर वायरिंग की जाती है क्योंकि इट इज इकोनॉमिकल, और करंट जो है वो भी अच्छा ही आता है कॉपर में। अब Right. धीरे धीरे अभी आगे का टॉपिक आएगा तो आप लोग पढ़ोगे कि वायर का थिकनेस इंक्रीज या डिक्रीज करने से भी करंट में फर्क पड़ रहा है, वायर का लेंथ चेंज करने से भी करंट में फर्क पड़ रहा है। एंड ऑल दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस, जो कि आगे समझाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए मैं एक चीज वर्ड दिखा रही हूँ यहाँ पे, दैट इज द कंटिन्यूअस फ्लो। इससे पहले टॉपिक समझते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या करें? ड्राई सेल यूज कर दो, बैटरीज यूज कर दो। तो इसका मतलब हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हमारे घरों में जो करंट आता है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका फेज चेंज होता रहता है। मतलब इट्स लाइक वन टाइम पॉजिटिव, अनदर टाइम नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह से करंट अपना फेज चेंज कर कर हमारे घर में आ रहा है। क्यों? ऐसा क्यों आता है? क्योंकि दैट वेज इट सेव्स द डिवाइसेस। वो पीछे से एसी, वो पीछे से डीसी करंट जो बन रहा है उसे एसी में चेंज करते हैं हमारे घरों को सप्लाई करने से पहले। लेकिन कुछ गैजेट जो है वो सिर्फ डीसी पे ही काम करते हैं, डायरेक्ट करंट पे ही काम करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस फ्लो पे ही काम करते हैं। तो फिर हम उन गैजेट्स के साथ एक डिवाइस होता है छोटा सा जो उन्हें वापस डीसी में चेंज कर रहा होता है करंट को। पर हमारे घरों में जो करंट है अभी के लिए इतना समझो कि वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, मतलब वो अपना फेज चेंज कर रहा होता है, डायरेक्शन रिवर्स कर रहा होता है हर देर में। अगर लेकिन आपको एक कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए तो उसके लिए आप लोग ड्राई सेल यूज करते हो, राइट एवरीवन? इतनी बात आई समझ में? कोई बच्चा प्लीज मेरे लिए पैराग्राफ रीड कर सकता है? किसी को रीड नहीं करना है? रीड कर, सारा रीड कर बच्चे। We have just studied that it is due to the potential difference between 2 points that an electric current flows between them. The simplest way to maintain a potential difference between the two ends of a conductor so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of a cell or a battery. Due to the chemical reactions going on inside the cell or battery, a potential difference is maintained between its terminals, and this potential difference drives the current in a circuit in which the cell or battery is connected. For example, a single dry cell has a potential difference of 1.5 volts between its two terminals, positive terminal and negative terminal. So, when a dry cell is connected to a torch bulb through copper connecting wires, then its potential difference causes the electric current to flow through the copper wires at the bulb, due to which the bulb lights up. In order to maintain current in the external circuit, the cell has to expend the chemical energy which is stored in it. Please note that the torch bulb used in the circuit shown in figure 8 is actually a kind of conductor. We can also call it a resistor. It is clear from the above discussion that a common source of potential difference or voltage is a cell or a battery. It can make the current flow in a circuit. यहाँ पे व्हाट आर दे एक्सप्लेनिंग अस, देखो बेटा एक बार सेल के अंदर फंक्शनिंग कैसे होती है उसे समझते हैं। दिस इज द सेल, ड्राई सेल, little extra edge here. The one with the extra edge is the positive end of the cell, right? And the one having the flat base is negative, right? अब होता क्या है, द मोमेंट, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, जो एक नॉर्मल ड्राई सेल आप यूज करते हो। अब आपने यहाँ पर कोई भी गैजेट यूज कर दिया, बीट एनीथिंग, बीट एलईडी, एक एलईडी लगा देते हैं यहाँ पे छोटी सी, और एक स्विच के बाद मैंने इसे यहाँ पर इस वायर से कनेक्ट कर दिया। What has happened here is
आपको पता है कन्वेंशनल करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा होता है फ्रॉम दिस एंड, राइट? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है, तो इन दिस डायरेक्शन दी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। और बैटरी के अंदर इस तरीके से, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड पर आते हैं और मिलते हैं, तो यहाँ पर होता है केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन किस वजह से होता है कि दिस इज स्टोरिंग केमिकल्स इनसाइड, तो वो केमिकल एनर्जी स्पेंड हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर, तो वो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से दिस bulbs light up, right everyone or not? क्लियर? ड्राई सेल में क्या होता है, इसके अंदर ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन रहता है टिल यू हैव कनेक्टेड द बैटरी। जब तक पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाकर रिएक्ट नहीं कर जाता, जितना भी यहाँ वाले केमिकल्स के साथ है, या यहाँ मेटल बॉडी है तो मेटल्स के पास जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, टिल दे गो ऑल टू द अदर एंड, और वहां पर वो सब रिएक्ट करते हैं और सेल डाइज आफ्टर सम टाइम। नो, सेल खत्म हो जाता है ना थोड़ी देर बाद, 1 month 20 days अकॉर्डिंग टू योर यूज फिनिश हो जाते हैं सेल। कब ओवर हो जाते हैं? when the potential at both the ends are becomes at the same level। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर करके जब दोनों एंड्स पे पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो करंट का फ्लो बंद हो जाता है, देन द सेल डाइज, राइट एवरीवन और नॉट? तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसकी वजह से, ये कंटिन्यूअस फ्लो की वजह से ही कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ करंट हो रहा होता है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही है? Yes, ma'am. मूविंग अहेड, नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने पहले ही बात कर लिया है। ये जो कन्वेंशनल करंट है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन एक्चुअली इट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? नो बेटा, देखिए यहाँ पे इसी चीज को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आगम, रीड दिस पैराग्राफ बेटा। Ma'am, direction of electrical current. When electricity was invented a long time back, it was known that there are two types of charges, positive charges and negative charges. But the electron had not been discovered at the time. So electric current was considered to be a flow of positive charges, and the direction of flow of the positive charges was taken to be the direction of the electrical current. Thus, the conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell or battery to the negative terminal through the outer circuit. So in our circuit diagrams, we put the arrows on the connecting wires pointing from the positive terminal of the cell toward the negative terminal of the cell to show the direction of conventional current. The actual flow of electrons which constitute the current is, however, from negative terminal to positive terminal of a cell, which is opposite to the direction of conventional current. समझ में आया सबको? कुछ मुश्किल तो नहीं है? कन्वेंशनल करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब भी कोई सर्किट बनाओगे, पॉजिटिव इज द लॉन्गर लाइन, नेगेटिव इज द स्मॉलर लाइन। ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स बनाते हैं हमेशा। ये बात 6th में सीखी थी, सबको याद है कि कभी भी सेल कनेक्ट होते हैं तो हमेशा इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरीके से होते हैं ना। तो ये मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, अगर आपने इस तरीके से सर्किट इस तरीके से लगा दिए सेल, टॉर्च होगा, रिमोट होगा, चलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव लगाने पड़ते हैं करेक्ट पैटर्न में, राइट? तो आप जब भी यहाँ कोई गैजेट लगाएंगे, पहली बात तो कभी भी सेल के एक एंड को दूसरे एंड से डायरेक्टली नहीं मीट करवाते हैं, बीच में देयर हैज टू बी अ गैजेट, नहीं तो सेल खराब हो जाएगा, राइट? एंड इट मे एक्सप्लोड ऑल्सो। सो आप क्या करते हैं, बीच में गैजेट लेते हैं, कोई भी एलईडी हो, भले सिंपलेस्ट वन, और उससे गैजेट कनेक्ट करते हैं। तो करंट का फ्लो दिखाने के लिए ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव यू विल टेक द एरो हेड कमिंग आउट, and towards the negative end you will put the arrowhead
pointing inwards. Right now everyone? Simple है, पहले किया हुआ है. Yes. Now how the current flows in a wire. लेकिन actually current कैसा flow कर रहा है? This we need to read now. अभिनव बच्चा, you read please. We know that electric current is a flow of electrons in a metal wire or conductor when a cell or battery is applied across its ends. A metal wire has plenty of free electrons in it. First, when the metal wire has not been connected to a source of electricity like a cell or a battery, then the electrons present in it move at random in all directions between the atoms of the metal wire as shown in the figure 9. Second, when a source of electricity like a cell or a battery is connected between the ends of the metal wire, then an electric force acts on the electrons present in the wire. Since the electrons are negatively charged, they start moving from negative end to the positive end of the wire. This flow of electrons constitutes the electric current in the wire. Simple है. तो अगर एक्चुअल करंट है तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव एंड, तो दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव एंड, दे आर गोइंग टू द पॉजिटिव एंड, राइट है ना. तो इसीलिए दिस इज द एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट, बट कन्वेंशनल वन इज ऑपोजिट टू इट. ओके बच्चे, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. बेटा अब ये सारा पोर्शन 6 का सेम बुक का है. ये रहे इलेक्ट्रिक सर्किट्स ओपन और क्लोज. ओपन सर्किट मतलब जहां पर स्विच ऑफ है, बल्ब ग्लो नहीं करता है. क्लोज सर्किट जहां पर स्विच ऑन है, जहां पर करंट फ्लो करता है, राइट. अब इसे अपने सिंबल्स में एक्सप्रेस करना. दिस ऑल वी हैव डन इन 6th. ये सब सिंबल्स हमारे एनसीईआरटी में थे, राइट. पता है ना, ऐसा कोई सिंबल जो नहीं समझ में आया हुआ आज तक किसी को? ये पोर्शन दोबारा नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत सिंपल सा फैक्ट वो है 6th क्लास का कॉम्पोनेंट, तो इसे अपने आप से कवर करना. ओके, यहाँ पर एक चीज और बताती हूँ. दिस वर्ड रियोस्टैट, व्हाट इज द वर्ड रियोस्टैट? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रियोस्टैट. जब आप लोग एक्सपेरिमेंट्स करोगे ना, तो आप लोग देखोगे कि आप लोग को रेजिस्टेंस चेंज करना है ना. तो रेजिस्टेंस चेंज करना है तो बार बार अलग अलग रेजिस्टेंस लगाने से अच्छा होता है एक डिवाइस लगाना, रियोस्टैट. अब वो एक्चुअली कैसे दिखता है, शो यू. जब आप लोग 11th क्लास में जाओगे और फिजिक्स लोगे ना, वहां पे जब आप इलेक्ट्रिसिटी को तब डेप्थ में पढ़ रहे होगे, तो आपको ये रियोस्टैट दिया जाएगा. अब आप उस रियोस्टैट को कैसे यूज करते हो, ये रेजिस्टेंस को वैरी करने में हेल्प करता है. आप उसे दोनों तरफ से कनेक्ट कर देते हो एंड से, और आप ये करंट का इनलेट है, यहाँ से करंट आ रहा है और ये पूरा एक कॉइल है, राइट. और ये यहाँ से उसका आउटलेट है. आपने यहाँ पर एक वाइपर लगाया हुआ है जो इससे कनेक्ट कर रहा है, राइट. तो क्या हो जाता है, ये यहाँ से करंट इस तरीके से फ्लो कर जाता है और यहाँ से आगे निकलता है. तो आप रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन आपने ये वाइपर जाके कहाँ पे कनेक्ट कर दिया. तो दिस इज लाइक द स्क्रोल्स टू एंड फ्रो, और वो एक्चुअली यहाँ से कि कॉइल कितना ज्यादा डेंस चाहिए आपको, अकॉर्डिंगली वो जाकर उससे कनेक्ट करके डिसाइड करता है. तो बाय मूविंग दिस वाइपर हियर एंड देयर, यू आर एक्चुअली डिसाइडिंग कि कितना रेजिस्टेंस चाहिए आपको. अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? तो दिस इज अ न्यू वर्ड रियोस्टैट जो आप 10th में पढ़ रहे हो. अदरवाइज आपने सिर्फ रेजिस्टेंस पढ़ा था 6th में. रियोस्टैट इज फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस, कि आप इसी को ही सर्किट में लगने दोगे
और अब आपको बार बार रेजिस्टेंस चेंज करनी है तो आप अलग अलग रेजिस्टेंस यूज नहीं करोगे सर्किट पे, आप सर्किट में एक डिवाइस लगा दोगे जिसको सिर्फ आगे पीछे वाइप ऑफ करके आप वैल्यू चेंज कर सकते हो रेजिस्टेंस की। ठीक है, अभी ये कॉइल्ड होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो तब करेंगे जब आगे रेजिस्टेंस पार्ट को समझेंगे। सर्किट डायग्राम अगेन 6th में पढ़ा है हमने, ये सर्किट डायग्राम्स है इन्हीं सिंबल से बनने वाले। बैटरीज करेक्टली कैसे कनेक्टेड होती हैं ये भी 6th क्लास का पोर्शन है। तो ये सिंपल सा थ्योरी जो है मैं वो नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे कवर आप लोग को। ये आ गया पहला सेट। विद दिस आई एम एंडिंग द क्लास टुडे। इसके बाद का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मतलब आगे हम एक्चुअली अब रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर देंगे आपके साथ। तो बाय टुमारो योर दिस सेट शुड बी राइट एवरीवन। यहाँ से समझना शुरू कर देंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट अब, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी तक का अगर सारा चैप्टर लगा लिया जाए, अगर ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो मैक्सिमम 2 मार्क्स, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। अभी तक जो चैप्टर किया आएगा हाई वेटेड कंटेंट। ओम्स लॉ अकेला भी आएगा डिफाइन करने को तो 3 मार्क्स। इसी पे बेस्ड रेजिस्टेंस का है जो डेरिवेशन है वो पक्का आएगा, तो वो भी हाई वेटेड कंटेंट। और इसके आगे तो बेसिक्स ही है फिर इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है बच्चे, इसे यहाँ तक रीड करो और अपनी बैक एक्सरसाइज फिनिश कर दो। With this I am getting up from chair to do my goggles. थोड़ा goggles करने के लिए जा रही हूँ मैं ताकि next batch ले सकूं। Okay everyone. So you may also leave the class. We are ending this class 5 minutes earlier. Okay, I'm not feeling well now. So, but you read the chapter and do attempt the question answers. Okay everyone. Yes, ma'am. चलो, bye bye बच्चों। Yes, ma'am. Ma'am, Thank you, ma'am.